हेलो दोस्तों, सीडीपी की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, यदि आप सीटेट या किसी भी राज्य के शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैंने सीडीपी के प्रीवियस एग्ज़ाम क्वेश्चन लगभग 400 से 500 सेलेक्ट किए हैं। अगर आप ये क्वेश्चन सभी देख लेते हो तो आपका सीडीपी से आने वाला कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो क्वेश्चंस दिए हैं 154, इनकी गिनती पर आप लोग ना जाइएगा, क्योंकि ये थोड़ी गिनती इधर की उधर हो गई है पीडीएफ बनाने में। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया है दोस्तों। पहला क्वेश्चन दिया है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। तो याद रखिएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है दोस्तों 7 से 11 वर्ष तक होती है। ये दोस्तों क्या है, तीसरी अवस्था होती है। याद रखिएगा, पहली अवस्था कौन सी होती है, सहस्रावस्था, जो 0 से 2 वर्ष तक चलती है। जीन पियाजे ने कितनी अवस्थाएं बताई थी दोस्तों, 4 अवस्थाएं बताई थी। और लास्ट अवस्था इन्होंने क्या बताई थी, जो 12 से 18 तक चलती है, कौन सी बताई थी, किशोरा अवस्था बताई थी। अगला क्वेश्चन है, किसने यह मत दिया कि विचार कि भाषा विचार की अंतर्वस्तु का निर्धारण करता है। तो ये दोस्तों बताया था वार्फ ने बताया था कि भाषा विचार की अंतर्वस्तु का क्या करता है, निर्धारण करता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक पूर्व विद्यालय बालक कहता है कि सूर्य आज उदास है। बालक निम्नलिखित में से किस संप्रत्यय की अभिव्यक्ति कर रहा है। तो दोस्तों, सूर्य कभी भी उदास नहीं होता है। जो बालक है वो क्या कर रहा है, सूर्य को सजीव मान रहा है, इसलिए क्या है, सजीव चिंतन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध मूल दुश्चिंता एवं मूल शत्रुता के संप्रत्ययों से है। तो निम्न में से किसका संबंध मूल दुश्चिंता एवं मूल शत्रुता के संप्रत्ययों से होता है। तो दोस्तों ये कथन है किसका, केरेन हॉर्नी का है, इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि बच्चे का विकास, मतलब बच्चे का किस प्रकार का विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है। तो दोस्तों, बच्चे का विकास किस प्रकार का विकास जो विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है, वो मानसिक भी होता है, सामाजिक भी होता है और संवेगात्मक भी होता है, इसलिए ये सभी प्रभावित होते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसने मूलभूत विश्वास बनाम अविश्वास को विकास का प्रथम अवस्था के रूप में प्रस्तावित किया है। तो दोस्तों ये प्रस्तावित किया था एरिक्सन ने विश्वास बनाम अविश्वास को विकास का प्रथम अवस्था का प्रस्तावित किया है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक बच्चा सदैव दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाता है, यह आदत क्या कहलाती है। एक बच्चा जो होता है दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाता है, तो इसको क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे भावना से संबंधित आदत। अगला है कि बालक के निम्न में से कौन सा सामाजिक संपर्क का स्रोत सबसे अधिक प्रारंभिक और सबसे अधिक क्या होता है, चलने वाला होता है। तो वो होता है दोस्तों परिवार। परिवार जो होता है सामाजिक संपर्क का स्रोत सबसे प्रारंभिक और सबसे अधिक चलने वाला होता है। तो कौन सा दोस्तों, वो होता है परिवार। परिवार भी दोस्तों एक क्या होती है, सामाजिक संस्था होती है बच्चे के लिए, और प्रथम पाठशाला भी होता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करता है। तो दोस्तों, परिपक्वता तो करती है, अभिप्रेरणा स्वास्थ्य प्रभावित करता है, लेकिन उसकी लंबाई या वजन इसके विकास को, भाषा के विकास को क्या करता है, प्रभावित नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है कि कोहल वर्ग के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था पर एक व्यक्ति निर्णय दूसरों के अनुमोदन, पारिवारिक आकांक्षाओं, पारिवारिक मूल्यों एवं समाज के नियमों पर आधारित होता है। तो कौन सा होता है दोस्तों, वो होता है पारंपरिक जो होता है दोस्तों, कोहल वर्ग के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था होती है, वो पारंपरिक अवस्था होती है, जिसमें क्या करता है, पारिवारिक आकांक्षाओं, पारिवारिक मूल्यों एवं समाज के नियमों पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन बताया था कि बालक के भाषा विकास में मुख्य योगदान देने वाली संस्था है। तो बालक के भाषा विकास में मुख्य योगदान देने वाली भाषा कौन सी होती है दोस्तों, परिवार ही उसका प्रथम पाठशाला होता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। तो कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया दोस्तों, तो वो होती है चिंतन दोस्तों क्या होती है, एक सामाजिक प्रक्रिया होती है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से आयु समूह के लिए एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाएं प्रस्तुत की है। तो दोस्तों किस अवस्था तक इन्होंने प्रस्तुत की थी
समझते हैं, तो वो थी दोस्तों जन्म से लेकर मृत्यु तक। एरिक्सन ने कितनी अवस्थाएं बताई दोस्तों? 8 बताई हैं। और जबकि जीन पियाजे ने कितनी बताई थी? इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं। कहाँ तक? इन्होंने बाल्यावस्था तक ही बताया है, मतलब किशोरावस्था तक, याद रखिएगा। अगला है कि निम्न में से शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। तो दोस्तों जैसे दिया है, शारीरिक विकास की तीव्रता होती है, मानसिक क्रियाओं की तीव्रता भी होता है, दूसरों पर निर्भर भी होते हैं, लेकिन नैतिकता का होना नहीं होता है। क्योंकि जो बच्चा छोटा होता है उसमें बिल्कुल भी नैतिकता नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है कि संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है या है? तो संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है या दोस्तों क्या है? ये एक होता है मानसिक विकास। अगला है कि किसको परीक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधित की प्रक्रिया माना जाता है? तो किसको परीक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना जाता है? तो वो होता है दोस्तों अधिगम। अधिगम को ही संशोधन की प्रक्रिया माना गया है। अगला क्वेश्चन है कि किशोरों को नहीं दिया जाना चाहिए। तो याद रखिएगा, अवहेलना दी जानी चाहिए, सहानुभूति भी दे जानी चाहिए, जिम्मेदारियां उठाने के लिए अवसर, लेकिन उन्हें लालच नहीं देना चाहिए। ये दोस्तों लालच क्या होता है? निगेटिव टैग वर्ड है, याद रखिएगा। अगला है कि एक शिक्षक शिक्षार्थी के मानसिक विकास को का ज्ञान प्राप्त करके जिसकी योजना नहीं बना सकता है वह क्या होता है? तो शारीरिक विकास की दोस्तों क्या होता है? मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके उसके शारीरिक विकास की योजना नहीं बना सकता है। अगला क्वेश्चन है किशोरों की जटिल अवस्था के कारण किशोरों के अध्ययन का विषय होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए दोस्तों? उस शरीर तथा मन संबंधी विषय होना चाहिए किशोरों की जटिल अवस्था के लिए, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है तो वह प्रक्रिया कौन सी होती है? तो दोस्तों वो होती है सामाजिकरण। सामाजिकरण क्रिया के माध्यम से दोस्तों वो क्या होता है? एक दूसरे पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है, तो वो होता है सामाजिकरण। अगला है कि किशोरावस्था की मुख्य विशेषता निम्न में से कौन सी है? किशोरावस्था में दोस्तों क्या होता है? बच्चे में आत्मगौरव हो जाता है। ये अवस्था दोस्तों 12 से 18 वर्ष तक होती है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि किशोरों के संवेग के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो किशोरों का संवेग नियंत्रण में सबसे अच्छा उपाय कौन सा होता है? तो वो होता है दोस्तों प्रक्षेपण। प्रक्षेपण संवेग का सबसे अच्छा उपाय होता है। अगला है कि विकास प्रारंभ होता है। तो विकास दोस्तों कब से प्रारंभ होता है? तो वो गर्भावस्था से ही प्रारंभ होता है, उसके बाद उसका मृत्यु पर्यंत चलता रहता है। अगला है कि सीखना है। तो सीखना क्या होता है दोस्तों? सीखना एक जटिल क्या होती है? मानसिक प्रक्रिया होती है। तो याद रखिएगा, सीखना क्या होता है? एक जटिल मानसिक प्रक्रिया होती है। अगला है कि बालक बालिकाओं को सर्वाधिक समायोजन करना पड़ता है। कब दोस्तों करना पड़ता है? वह संधिकाल में दोस्तों इनको क्या होता है? सर्वाधिक समायोजन करना पड़ता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि कार्ल सी गैरिसन ने किस विधि का अध्ययन किया है? तो कार्ल सी गैरिसन ने किस विधि का अध्ययन किया है? तो याद रखिएगा, इन्होंने किया है लंबात्मक विधि का अध्ययन। अगला क्वेश्चन है कि मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है। तो मिथ्या परिपक्वता, मिथ्या मतलब झूठ, परिपक्वता काल कहा जाता है किसको दोस्तों? तो कहा जाता है बाल्यावस्था को। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक बालक पड़ोसी के घर में अपनी माँ की गोद में खेलता हुआ सो जाता है। उसकी माँ द्वारा उसके पड़ोसी के बिस्तर पर सुलाते ही वह रोना प्रारंभ कर देता है। आपके अनुसार बालक की आयु होगी? तो याद रखिएगा कितनी होगी? तो वो होती है 10 माह। इसके अनुसार ही गोद में कब खेलता है बच्चा? सबको पता होगा कि 10 माह तक का बच्चा ही गोद में खेल सकता है। उसको माँ के संपर्क में रहने से नींद अच्छी आती है, माँ के दूर हटते ही नींद कम हो जाती है। अगला है कि सीखने का आदर्श काल माना गया है। तो सीखने का आदर्श काल दोस्तों क्या होता है? शैशवावस्था होता है। इस समय बच्चों में अच्छी ज्ञान की बातें करना चाहिए और बच्चों को अच्छे से अच्छी बातें सिखाने की कोशिश करना चाहिए। जो उन्हें सिखा दोगी वो उनको क्या होगा? बहुत जल्दी याद हो जाएगा। अगला है कि बालक ज़मीन पर अपने पसंद की वस्तु उठा लेता है। आपके अनुसार उस बालक की आयु क्या होगी? तो वो होती है दोस्तों 8 से 9 माह। इस समय बालक क्या होता है? अपने मन पसंद की चीज़ खिलौने डालोगी तो क्या होगा? वो उसे उठा लेगा जो उसको पसंद आएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बीज अवस्था कहा जाता है। तो दोस्तों बीज अवस्था कब कहा जाता है? तो ये कहा जाता है 0 से 2 सप्ताह तक। इस अवस्था में क्या होता है? भ्रूण बनना प्रारंभ हो जाता है। अगला है
बालक के सिर एवं मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है? तो बालक के सिर एवं मस्तिष्क का विकास शैशव अवस्था में सर्वाधिक होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 2 से 5 वर्ष की आयु कहलाती है। तो 2 से 5 वर्ष की अवस्था क्या कहलाती है? तो कहलाती है दोस्तों शैशवावस्था। अगला है कि गर्भ में संतान सर्वाधिक प्रभावित होती है। तो गर्भ में संतान जो होती है सर्वाधिक किसके? माँ के पोषण से प्रभावित होती है कि माँ को क्या खाना खिलाना चाहिए। वो तो दोस्तों जैसा भोजन माँ करेगी वैसे ही स्वस्थ बच्चे का जन्म होगा। इसलिए महिलाओं को खान पीन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगला है कि खेल के मैदान में कौन सा विकास होता है? तो खेल के मैदान में कौन सा होता है? तो शारीरिक होता है, मानसिक और सामाजिक। तो खेल के मैदान में सभी प्रकार के विकास होते हैं। अगला है कि बालकों में संस्कार का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो बालकों में संस्कारों का प्रारंभ दोस्तों परिवार से ही होता है, सबको पता होना चाहिए। जितना संस्कारी परिवार होगा उतना ही बच्चे पर इसका अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। अगला है कि निम्न में से विकास की अवस्था है। तो कौन सी दोस्तों विकास की अवस्था होती है? तो वो होती है गुणात्मक अवस्था। अगला है कि नवजात शिशु का भार कितना होता है? तो नवजात शिशु का भार कितना होता है दोस्तों? वो होता है 7 पाउंड। नवजात शिशु का भार 7 पाउंड होता है। अगला है कि जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि होती है दोस्तों 71 से कम। अगला कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष माना जाता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष माना जाता है कौन सा? 1900 को ही शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कहा जाता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता कौन है? बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता कौन है? तो वो होते हैं दोस्तों टर्मन। टर्मन को ही बुद्धि लब्धि मापन का जन्मदाता कहा जाता है। अगला है कि आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है? तो आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ होता है व्यवहार का अध्ययन। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि विद्यालयी क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें कौन सा उपागम नहीं है? विद्यालयी क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है? तो वो होता है दोस्तों बहुविकल्पी प्रश्न। इस बहुविकल्पी प्रश्न जो होता है इसका डायरेक्ट एक ही उत्तर होता है। इसमें बच्चा जो होता है कोई भी रचनात्मक कार्य नहीं कर सकता है। बाद बाकी जिसे निबंध लिखना होता है रचनात्मकता होता है। लेकिन अगर पूछ दिया जाए कि भारत की राजधानी क्या है? तो दोस्तों क्या आता है? ये बहुविकल्पी प्रश्न के अंतर्गत आता है। अगला है कि सहयोगात्मक राजनीति की किस श्रेणी में महिलाएं निम्न में से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों सहयोगात्मक राजनीति की श्रेणी में महिलाएं निम्न में से संबंधित नहीं। तो स्वीकार्यता होता है, क्रांति होती है, अनुकूल होता है, लेकिन प्रतिरोध में संबंधित नहीं होती हैं। अगला क्वेश्चन है कि सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे और वयस्क सीखते हैं। क्या सीखते हैं दोस्तों? परिवार से, विद्यालय और साथियों। दोस्तों ये सभी क्या हैं? ये सामाजिकरण की संस्थाएं हैं। इसलिए क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। इसमें क्या होता है? बच्चे और वयस्क सीखते हैं इनमें रहकर। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। शिक्षक को क्या ज्ञान होना चाहिए दोस्तों? उसको अपने अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, तभी वो एक अच्छा अध्यापक बन सकता है। अगला क्वेश्चन है कि बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो याद रखिएगा प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। तो कोई बच्चा कमज़ोर नहीं मानना है हमको। तो क्या होता है? प्रत्येक बच्चा क्या होता है? अपने आप में विशिष्ट होता है बाल मनोविज्ञान के आधार पर। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? तो प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? तो वो होता है दोस्तों स्वयं के द्वारा अनुभव। स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव जो होता है प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए बेहतर होता है। अगला है कि वाइगोत्स्की बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? तो वाइगोत्स्की ने दोस्तों सिद्धांत दिया था सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इसलिए वाइगोत्स्की ने समाज को सर्वोपरि माना है। अगर समाज देखो तो वाइगोत्स्की हो जाएगा। अगला है कि बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है दोस्तों? तो वो है थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक को दोस्तों बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादक माना जाता है। अगला है कि बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता की प्रमुख भूमिका होनी चाहिए।
तो बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता की क्या भूमिका होनी चाहिए? इनकी होनी चाहिए अग्रोन्मुखी। मतलब बच्चों की आगे बढ़ाने के लिए उन्हें क्या होना चाहिए? अग्रोन्मुखी बोला जाता है। बच्चे की समस्या समझेंगे और हर तरीके से सहयोग करेंगे। तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा? अग्रोन्मुखी होना चाहिए माता पिता की भूमिका। अगला है कि कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर होते हैं। तो वो होती है दोस्तों मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। इसमें मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से क्या होते हैं? विकास की दर में भिन्न होते हैं व्यक्तिगत शिक्षार्थी। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? तो सूक्ष्म गतिक स्किल मतलब सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण क्या होता है दोस्तों? वो होता है लिखना। ये एक सूक्ष्म गतिक कौशल होता है। अगला क्वेश्चन है कि नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी होती है? तो वो होती है मेरा परिवार। नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी होती है? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? मेरा परिवार। अगला है कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन किसका है? संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन किसका है दोस्तों? ये कथन है वुडवर्थ का। अगला क्वेश्चन है कि भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो वो होती है दोस्तों स्वनिम। अगला है कि बालिकाओं की लंबाई किस अवस्था में बालकों से अधिक होती है? तो दोस्तों बालिकाओं की लंबाई किस अवस्था में बालकों से अधिक होती है? तो वो होती है बाल्यावस्था में। इसलिए देखा होगा कि 1 साल का लड़की और 1 साल का लड़का उसके बाद में जब ये बाल्यावस्था में पहुंचता है तो लड़की जो होती है अधिक क्या होती है? शरीर में ज़्यादा भी हो जाती है और लंबाई भी उसकी अधिक होती है। लेकिन उसके बाद जैसे बच्चा किशोरावस्था में लड़का पहुंचता है तो उसमें लड़की का शरीर ज़्यादा होता है, लड़की का थोड़ा मतलब कम वृद्धि होता है किशोरावस्था में। याद रखिएगा बाल्यावस्था में लड़की के भार और वजन में वृद्धि होती है और किशोरावस्था में क्या होता है दोस्तों? लड़की के भार एवं वजन में वृद्धि होती है। तो अगला क्वेश्चन है कि दिवा स्वप्न एवं भाषा के कूटकर्ण की अवस्था होती है। तो दिवा स्वप्न दोस्तों किस अवस्था में देखता है बच्चा? तो वो होता है किशोरावस्था में। किशोरावस्था में बालक दिन में स्वप्न देखता है, बड़े बड़े ख्वाब देखता है। अगला है कि विकास केवल एक और ना होकर चारों तरफ होता है, यह सिद्धांत क्या होता है? तो यह दोस्तों बताता है कि विकास कैसा होता है दोस्तों? वर्तुलाकार होता है। कि विकास की कोई भी दिशा निश्चित नहीं होती तो वो किसी भी ओर हो सकता है। याद रखिएगा विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है। अगला है कि जन्म के समय से शुरू होता है। तो दोस्तों जन्म के समय से शुरू क्यों होता है? क्योंकि पहले तो माँ के गर्भ में रहता है, अब बाहर के वातावरण में परिवर्तन के कारण क्या होता है? वो रोता है। और एक चीज़ देखी होगी जैसे ही वातावरण में परिवर्तन होता है जो बालक होता है वो रोता है। अगला है कि क्लार्क और वीर्च ने नर चिंपैंजी के शरीर में क्या दोस्तों क्या कराए थे? स्त्री हार्मोन प्रवेश कराए थे। किसने? क्लार्क और वीर्च ने। अगला है कि बालक का विकास वंशानुक्रम का वातावरण है। बालक का विकास व वंशानुक्रम वातावरण किसका है दोस्तों? वो एक दूसरे का क्या होता है? गुणनफल होता है। बालक का विकास वंशानुक्रम व वातावरण का क्या होता है दोस्तों? गुणनफल होता है। कभी भी योगफल मत कर देना, याद रखिएगा। जो बालक का विकास होता है वो वंशानुक्रम व वातावरण का क्या होता है दोस्तों? पूर्ण गुणज होता है। अगला क्वेश्चन है कि बालक के अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? तो याद रखिएगा बालक के स्थायी दांतों की संख्या 20 होती है। अगला है कि आनुवंशिकता से तात्पर्य निम्नलिखित में से किससे है? आनुवंशिकता से तात्पर्य किससे होता है? तो वो होता है दोस्तों गुणसूत्र तथा जीन से होता है आनुवंशिकता का विकास। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि आनुवंशिकता के वास्तविक निर्धारक कौन होते हैं? तो आनुवंशिकता के वास्तविक निर्धारक होते हैं दोस्तों गुणसूत्र। गुणसूत्र ही आनुवंशिकता के वास्तविक निर्धारक होते हैं। अगला है कि दिवा स्वप्न में विचरण करने की कल्पना अत्यंत प्रबल होती है। दिवा स्वप्न देखते ही क्या लगा दोगे दोस्तों? किशोरावस्था में होता है। इस एज में क्या होता है? बच्चा अपने ख्वाबों में ही डूबा रहता है और बड़े बड़े ख्वाब देखता है, इसी को बोलते हैं दिवा स्वप्न। अगला है कि क्रोध संवेग के कारण उत्पन्न मूल प्रवृत्ति कौन सी होती है दोस्तों? क्रोध संवेग की क्या होती है दोस्तों उत्पन्न प्रवृत्ति? वो होती है युत्सा। युत्सा को दोस्तों क्रोध संवेग द्वारा उत्पन्न प्रवृत्ति मानते हैं।
अगला कि समान आयु स्तर के बालक बालिकाओं का बौद्धिक स्तर भिन्न होता है। तो यह कथन किसका है? तो ये कथन होता है दोस्तों हर्लॉक का। हर्लॉक का कथन है कि समान आयु स्तर के बालक बालिकाओं का बौद्धिक स्तर भिन्न होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि बालकों में सौंदर्यानुभूति का विकास, बालकों में सौंदर्यानुभूति विकसित करने का आधारभूत साधन है। तो बालकों में सौंदर्यानुभूति विकसित करने का आधारभूत साधन क्या होता है? तो वो होता है प्रकृति अवलोकन। अगला है कि जन्म के समय बालक की स्मरण शक्ति होती है। तो क्या होती है दोस्तों? बहुत ही कम होती है जन्म के समय बालक की स्मरण शक्ति। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आत्मगौरव की भावना सर्वाधिक पाई जाती है किस अवस्था में? तो आत्मगौरव होता है 13 से 19 वर्ष की अवस्था में। अगला कि चरित्र निर्माण में निम्नांकित सहायक नहीं होता है। तो याद रखिएगा जो निर्देश होता है ये चरित्र निर्माण में सहायक नहीं होता है। बाद बाकी आदत, इच्छा और अनुकरण ये सभी चरित्र निर्माण में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बाल्यकाल का समय क्या होता है? तो बाल्यकाल का समय होता है 6 से 12 वर्ष तक। अगला कि जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है वो कितनी होती है दोस्तों? 14 वर्ष। तो 14 वर्ष की आयु तक बालक में क्या होता है? मानसिक योग्यता का पूर्ण रूप से विकास हो जाता है। अगला है कि कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं? तो कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है? तो दोस्तों याद रखिएगा बहुत विनीत, स्वयं में सीमित। इसमें क्या होता है? मानसिक, इसका मतलब अच्छे मानसिक स्वास्थ्य की नहीं है। ये सभी जो गुण इन्हें पाए जाते हैं तो पता चल जाएगा कि उसमें क्या है? अच्छा मानसिक स्वास्थ्य नहीं है। अगला कि माँ बाप के साये से बाहर निकले अपने साथी बालकों की संगति को पसंद करना संबंधित है। तो किस अवस्था में दोस्तों? वो होता है पूर्व किशोरावस्था में। इस अवस्था में बालक क्या होता है? अपने माँ बाप के साये से बाहर निकलकर और अपने बालकों की संगति में को क्या करता है? वो पसंद करता है और अपने दोस्तों को ही क्या मानता है? सर्वश्रेष्ठ मानता है। अगला है कि शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप क्या होते हैं दोस्तों? वो होते हैं मूल प्रवृत्त्यात्मक। मूल प्रवृत्त्यात्मक में क्या होता है दोस्तों? ये बच्चे क्रियाकलाप करते हैं किसमें दोस्तों? मूल प्रवृत्त्यात्मक अवस्था में। अगला है कि विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का क्या होता है? प्रतिक्रिया से होता है। विकास का जो संबंध परिपक्वता से होता है वही उद्दीपन का प्रतिक्रिया से होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बच्चों के सामाजिक विकास में क्या होता है? खेल का विशेष महत्व होता है। याद रखिएगा इससे उसका शारीरिक, मानसिक सभी विकास होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कोहल वर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? तो कोहल वर्ग का सिद्धांत क्या होता है दोस्तों? इनका सिद्धांत है नैतिक विकास का सिद्धांत। अगला है कि था, फा, चा ध्वनियाँ हैं। था, पा, चा ध्वनियाँ कैसी ध्वनियाँ दोस्तों? ये होती हैं स्वनिम ध्वनियाँ। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था क्या है? तो यह अवस्था होती है दोस्तों 7 से 12 वर्ष तक की। इसमें क्या होता है? अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से होता है। याद रखिएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? तो याद रखिएगा 4 विकल्पों में सामाजिक संचरण जो होता है वो क्या होता है दोस्तों? जीन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं। बाद बाकी संतुलितीकरण और अनुभव ये सभी होते हैं। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था और जबकि सामाजिक वाला किसने बताया था? तो ये बताया था दोस्तों लेव वाइगोस्की ने। अगला क्वेश्चन है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है पर इसके बल्लेबाजों के कौशल को प्रभावित नहीं करता। इसे क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं शून्य प्रशिक्षण अंतरण। दोस्तों जैसे कोई भी गेंदबाज है पहले गेंदबाजी करता था और उसने गेंदबाजी को बिना प्रभावित किए अगर बल्लेबाजी करना सीख लिया है, मतलब दूसरा कार्य भी सीख लिया है, तो उसको बोलते हैं शून्य प्रशिक्षण अंतराल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विकासात्मक बाल मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो विकासात्मक बाल मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो याद रखिएगा वो हैं जीन पियाजे। जीन पियाजे को विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक मानते हैं। अगला है कि बालक की अभिवृद्धि जैविकीय नियमों के अनुसार होती है। यह कथन है। तो बालक की अभिवृद्धि जैविकीय नियमों के अनुसार होती है। यह कथन किसका है? तो दोस्तों ये कथन है क्रो मैगन का है। क्रो मैगन
क्रोगमैन का दोस्तों कथन क्या है कि बालक की अभिवृद्धि जैविक नियम के अनुसार होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से जो मानव को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं, तो क्या होते हैं दोस्तों, वंश परंपरा और वातावरण, दोनों से ही क्या होता है दोस्तों, मानव सबसे अधिक प्रभावित होता है। अगला है कि पैतृक गुणों के हस्तांतरण के सिद्धांतों को स्पष्ट किया था। पैतृक गुणों के हस्तांतरण के सिद्धांत को किसने स्पष्ट किया था, तो दोस्तों स्पष्ट करने वाले थे ग्रेगर जॉन मेंडल। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है, तो याद रखिएगा जैसे जीन जॉन डीवी दोस्तों क्या है, ये कोई मनोवैज्ञानिक नहीं थे। बाद में कि वाटसन, हल और स्किनर ये क्या है, मनोवैज्ञानिक हैं। अगला है कि उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता क्या है, तो उत्तर बाल्यावस्था की होते हैं दोस्तों आत्मनिर्भर होना, मित्र मंडली का समूह निर्माण और स्वतंत्र होना। ये सभी दोस्तों किसकी विशेषताएं हैं, तो ये सभी विशेषताएं दोस्तों उत्तर बाल्यावस्था की होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि व्यक्ति एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की क्या होती है, नाम मात्र की भूमिका होती है। व्यक्ति एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की क्या होती है, भूमिका कैसी होती है, नाम मात्र की। अगला है कि बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, तो सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है आसपास का वातावरण। सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, आसपास का वातावरण होता है। अगला है कि लड़कियों में बाह्य परिवर्तन किस अवस्था में होने लगते हैं, तो बाह्य परिवर्तन होने लगते हैं दोस्तों किशोरावस्था में। अगला है कि भाषा विकास के विभिन्न अंग कौन से हैं, तो भाषा विकास के विभिन्न अंग होते हैं अक्षर ज्ञान, सुनकर भाषा ज्ञान समझना, ध्वनि उत्पन्न करके भाषा उत्पन्न करना। इसका मतलब है उपरोक्त सभी, ये सभी दोस्तों किसके अंग हैं, तो याद रखिएगा ये भाषा विकास के अंग होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि लैमार्क ने अध्ययन किया था, तो लैमार्क ने किस पर अध्ययन किया था, तो याद रखिएगा इन्होंने वंशानुक्रम पर अध्ययन किया था, किसने, लैमार्क ने। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से अवांछनीय संवेग है, तो निम्न में से अवांछनीय संवेग कौन सा है, तो याद रखिएगा जैसे दगा जो होता है एक अवांछनीय संवेग होता है। वांछनीय में क्या आता है, प्रेम, घृणा, आश्चर्य, सभी क्या होते हैं वांछनीय में। अवांछनीय क्या होता है, दगा के अंतर्गत आता है। मतलब दगा जो है कैसा है, एक अवांछनीय संयोग होता है। अगला है कि बालक के खेल के विकास को प्रभावित करता है, तो कौन सा, शारीरिक स्वास्थ्य पहले नंबर पर, वातावरण और खाली समय। बहुत लोग पढ़ाई में व्यस्त रहते हैं, तो क्या होता है, ये बालक के खेल विकास को प्रभावित करता है, क्योंकि पढ़ाई करेगा तो उसको खेलने का समय नहीं मिलेगा। अगला है कि निम्न ग्रंथ के दोषपूर्ण कार्य के कारण व्यक्ति का लैंगिक विकास उचित रूप से नहीं हो पाता है, तो ये कौन सा है दोस्तों, पीनियल ग्रंथ। पीनियल ग्रंथ के कारण क्या होता है, व्यक्ति का लैंगिक विकास उचित रूप से नहीं हो पाता है। अगला है कि अतिरिक्त शक्ति के सिद्धांत का संबंध किससे है, तो अतिरिक्त शक्ति के सिद्धांत का संबंध है खेल से। याद रखिएगा अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत खेल से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम बाल निर्देशन केंद्र किसके द्वारा खोला गया। प्रथम बाल निर्देशक केंद्र किसके द्वारा खोला गया, तो ये खोला गया था दोस्तों हीलियम, मतलब किसके द्वारा, विलियम हिली के द्वारा। अगला है कि संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत जोर देता है, तो संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत किस पर जोर देता है, तो ये दोस्तों जोर देता है विद्यालय की, मतलब विद्यार्थियों की नवीन ज्ञान के संरचना पर सबसे अधिक ध्यान दिया जाता है, किसमें, संरचनात्मक अधिगम में। अगला क्वेश्चन है कि क्रियात्मक अनुबंधन का उद्देश्य है, तो क्रियात्मक अनुबंधन का उद्देश्य क्या होता है, बालक का विद्यालय तथा शैक्षिक प्रणाली में सुधार। विद्यालय तथा शैक्षिक प्रणाली में सुधार क्या होता है दोस्तों, क्रियात्मक अनुबंधन का उद्देश्य होता है। अगला क्वेश्चन है कि क्रिस्टीना अपनी कक्षा की क्षेत्र भ्रमण पर जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है या किसकी ओर संगत करता है, तो दोस्तों ये करता है सीखने के लिए आकलन पर। मतलब घूमने गए थे आप, उसके बारे में कितनी जानकारी एकत्र किए हो, कुछ सीखे हो या नहीं, तो इसको बोलते हैं सीखने के लिए आकलन। तो शिक्षिका क्या कर रही है, वहाँ पर चर्चा करके सीखने का आकलन कर रही है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण कब होता है, तो सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण होता है किशोरावस्था के दौरान। अगला है कि सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के डैश के सिद्धांत से संबंध है, इसका संबंध है दोस्तों व्यवहारवादी से।
इसमें क्या होता है दोस्तों, वह पूर्ण रूप से केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित होता है तथा सीखने के व्यवहारवादी सिद्धांत से ये संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि व्यक्तिगत विद्यार्थी एक दूसरे से डैश में भिन्न होते हैं। तो पहले बता चुके हैं कि व्यक्तिगत विद्यार्थी एक दूसरे से विकास की दर में भिन्न होते हैं। अगला है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो दोस्तों अवस्थाएं होती हैं 4 अवस्थाएं दोस्तों संज्ञानात्मक विकास की अंतर्गत आती हैं। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि बिग व हट के अनुसार, किसके अनुसार, बिग व हट के अनुसार डैश की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। तो ये दोस्तों किसमें होता है, ये सभी किशोरावस्था की विशेषताएं हैं। किसने बताई थी दोस्तों, बिग व हट ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि लॉरेंस कोहल वर्ग विकास के किस क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। तो लॉरेंस कोहल पहले बता चुके हैं, इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। अगला है कि एक कक्षा में व्यक्तिक भिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं, तो रुचियों के, सीखने के या चरित्र के। तो दोस्तों सभी हो सकते हैं व्यक्तिक भिन्नताओं के क्षेत्र, रुचियाँ भी हो सकती हैं, सीखना भी हो सकता है और चरित्र भी हो सकता है। अगला है कि कौन सा सीखना स्थायी होता है। कौन सा दोस्तों, समझकर जो चीज़ हम पढ़ते हैं वो कैसा होता है दोस्तों, ज़्यादातर स्थायी होता है, मतलब ज़्यादा समय तक याद बना रहता है। अगला कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था क्या होती है। तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है 11 वर्ष के बाद की अवस्था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भाषा, क्या क्वेश्चन दोस्तों, भाषा अवलोकन से संबंध विकास होता है। कौन सा दोस्तों, वो होता है भाषाघात। भाषाघात से दोस्तों क्या होता है, भाषा अवरोधन से इसका संबंध होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि हार्नी के अनुसार, किसके अनुसार, हार्नी के अनुसार मौलिक दुश्चिंता के संप्रत्यय का विकास होता है। तो ये होता है दोस्तों बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में मौलिक दुश्चिंता के संप्रत्यय का विकास होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि जीव में विकास तथा वर्धन का पूरा होना परिपक्वता कहलाता है। परिभाषित किया गया किसके द्वारा दोस्तों, सार्टेन के द्वारा। जीव विकास में विकास तथा वर्धन का पूरा होना परिपक्वता कहलाता है। यह परिभाषित किया किसके द्वारा, ये सार्टेन के द्वारा परिभाषित किया गया है। अगला है कि डैश ने बालक के प्राकृतिक विकास पर प्रभाव पर बल दिया। तो दोस्तों कौन थी, वो थी मार्टेसरी। कौन, मारिया मार्टेसरी। इन्होंने बालक के प्राकृतिक विकास पर प्रभाव पर क्या दिया था, बल दिया था। अगला कि जीव में विकास तथा वर्धन का पूरा होना परिपक्वता कहलाता है। किसके अनुसार, जीव में विकास तथा वर्धन का पूरा होना परिपक्वता कहलाता है। ये दोस्तों किसके अनुसार कहा गया है, तो ये कहा गया है सार्टेन के द्वारा। अगला है कि डैश ने बालक के प्राकृतिक विकास पर प्रभाव पर बल दिया है। तो किसने दिया दोस्तों, दिया है मार्टेसरी ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार 4 से 8 माह में कौन सा संज्ञानात्मक विकास होता है। तो पियाजे के अनुसार 4 से 8 माह में कौन सा संज्ञानात्मक विकास होता है। तो दोस्तों वो होता है आँख हाथ से संबंध होता है इनका, 4 से 8 माह में होने वाले संज्ञानात्मक विकास का। अगला है कि बाल अध्ययन के पिता कहे जाते हैं। तो बाल अध्ययन के पिता कहे जाते हैं स्टैनली हॉल। स्टैनली हॉल को दोस्तों बाल अध्ययन का पिता कहा जाता है। अगला है कि नवजात स्वास्थ्य को जांचने के लिए प्रयोग में दी जाने वाली मापने स्केल कौन सी है। तो नवजात के स्वास्थ्य मापने को जांच करने के लिए कौन सी नली मापन स्केल प्रयोग की जाती है। तो वो होती है दोस्तों WISC स्केल। WISC स्केल को उससे क्या होता है, नवजात के स्वास्थ्य को जांचा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि शरीर के शीर्ष भाग से प्रारंभ होकर नीचे की दिशा में होने वाली शारीरिक वृद्धि को जाना जाता है। दोस्तों इसको बोला जाता है सिर पदाभिमुख। शरीर के संपूर्ण भाग से प्रारंभ होकर कहाँ नीचे की जाती है, इसको बोलते हैं सिर पदाभिमुख अनुक्रम। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था में बच्चों में उस विकास का चिंतन का विकास होता है, अनुक्रमणीय होता है। तो होती है प्राक संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में क्या होता है, बच्चे का चिंतन का विकास होता है तथा वो क्या कैसा होता है,
अनुत्क्रमणीय होता है। अनुक्रमणीय मतलब केवल एक तरफ को होता है। अगला है कि निर्जीव चिंतन का सजीव गुण देने वाली प्रकृति का जीव ने क्या नाम दिया है? तो उन्होंने दिया था इसको सजीव चिंतन। निर्जीव वस्तुओं का सजीव गुण देने के लिए किसको जिन प्याजे ने बताया था? ये सजीव चिंतन को बताया था। जिसे पतंग उड़ती हुई देखकर बालक कहता है कि जिसे कोई चीज़ फेंकता है वो क्यों नहीं उड़ रहा है? तो क्योंकि दोस्तों वो सोच रहा है कि जो पतंग है ये अपने आप उड़ रही है। अगला है कि बालकों के सर्वतोमुखी विकास हेतु सर्वाधिक उचित विद्यालय क्या होता है? तो वो होता है दोस्तों खेल का मैदान। अगर खेल की बात आती है बालकों के सर्वतोमुखी विकास क्षेत्र में संबंधित क्या होता है? तो वो होता है खेल का मैदान। 4 विकल्प में से कौन सा राइट है? तो दोस्तों क्या होता है? खेल के मैदान में ज़्यादा विकास होता है। अगला क्वेश्चन है कि बालक के विकास से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? तो बालक के विकास में ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है? तो वो होता है वंशानुक्रम एवं वातावरण। दोनों ही अपनी जगह पर क्या होते हैं? महत्वपूर्ण होते हैं। अगला है विकास की दृष्टि से सही क्रम क्या है? तो विकास की दृष्टि से सही क्रम क्या होता है? पहला है आत्मीकरण भी होता है, समायोजन भी होता है और अनुकूलन भी होता है। विकास की दृष्टि का सही क्रम क्या होता है? पहले पर आत्मीकरण, समायोजन, उसके बाद में क्या आता है? अनुकूलन आता है। अगला है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास चरण में कौन सी सही नहीं है? तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरण में कौन एक सही नहीं है? तो वो दोस्तों होता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान संज्ञानात्मक विकास चरणों में सही नहीं होता है। अगला है कि मैडम मॉन्टेसरी ने अधिगम परिवेश में सबसे अधिक बल दिया है। तो दोस्तों मैडम मॉन्टेसरी ने अधिगम परिवेश में सर्वाधिक बल किस पर दिया है? तो इन्होंने दिया है ज्ञानेंद्रियों के सर्वाधिक प्रयोग पर सर्वाधिक ध्यान केंद्रित किया है। अगला है कि पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक का स्तर किस अवधि में घटित होता है? तो पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक स्तर किस अवधि में घटित होता है? तब वो घटित होता है 7 से 11 अवस्था में। इस समय क्या होता है? मूर्त संक्रियात्मक स्तर का घटन होता है, मतलब ये घटनाएं क्रियाएं घटित होती हैं। अगला है कि किस बालक के मानसिक रूप से स्वस्थ होने का कारण क्या होता है? परिवार का वातावरण, कक्षा का वातावरण और पड़ोस का वातावरण, ये सभी मानसिक विकास के स्वस्थ होने के कारण को अवलोकित करती है। अगला कि छात्र की प्रयोगात्मक दक्षता के आकलन का यथोचित रूप क्या है? तो छात्र की प्रयोगात्मक दक्षता के आकलन का यथोचित रूप क्या होता है? तो वो होता है दोस्तों अवलोकन। अवलोकन ही छात्र की प्रयोगात्मक दक्षता के आकलन को यथोचित रूप होता है। अगला क्वेश्चन है रमेश और अंकित की समान बुद्धि लब्धि कितनी? 120 है। रमेश अंकित से 2 वर्ष छोटा है। अंकित 12 वर्ष का हो तो रमेश की मानसिक आयु क्या होगी? अगर अंकित की आयु 12 वर्ष तो रमेश की आयु क्या होगी? तो दोस्तों उसकी होगी 120 वर्ष। मतलब इसकी भी क्या हो जाएगी दोस्तों? 12 वर्ष हो जाएगी। 12 वर्ष क्या है दोस्तों? दोनों की समान है तो दोनों की एज क्या होगी दोस्तों? 12 वर्ष होगी, क्योंकि दोनों की क्या है दोस्तों? बुद्धि लब्धि समान है। अगला क्वेश्चन है कि सीखने की परिघटना में निम्न में से कौन सा घटक नहीं है? तो सीखने में क्या होता है दोस्तों? शिक्षक जो होता है ये सीखने में परिघटना में सहायक आवश्यक घटक नहीं होता। बाद में कि अधिगमकर्ता, अंतिम व्यवस्था और प्रेरक होनी चाहिए। कोई जरूरी नहीं होता है सीखने की परिघटना में अध्यापक शिक्षक हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि अपेक्षिक व्यवहार के सन्निकट सकारात्मक प्रतिक्रिया तथा पुनर्बलन के फलस्वरूप व्यवहारात्मक विकास किया जा सकता है? किसके द्वारा कहा गया है? तो ये आर्पेंट अनुबंधन के द्वारा कहा गया है। अगला क्वेश्चन है कि माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है आनुवंशिकता। दोस्तों आनुवंशिकता जो होती है हमको अपने माता पिता से ही आनुवंशिक गुण मिलते हैं, तो उसी को बोलते हैं आनुवंशिकता। आनुवंशिकता और वातावरण दोस्तों क्या होते हैं? एक दूसरे के गुणनफल होते हैं। अभी भी योग मत कर देना। अगला है कि बुद्धि का कौन सा सिद्धांत सामान्य बुद्धि, नव और विशिष्ट बुद्धि एस के प्रतीक का समर्थन करता है? तो इसको बोलते हैं दोस्तों स्पीयरमैन का द्विखंड सिद्धांत। इसके अनुसार बुद्धि जी और विशिष्ट बुद्धि एस की उपलब्धि का समर्थन होता है। अगला क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व स्थायी समायोजन क्या होता है? तो व्यक्तित्व स्थायी समायोजन होता है पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ और प्रकृति के साथ। इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, सभी। अगला क्वेश्चन है शर्म तथा गर्व की अवस्था जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है?
तो ये होता है बाल्यावस्था में। इस अवस्था में बालक में क्या होता है, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास होता है। अगला है कि शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है। तो शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है दोस्तों, तो वो होती है चिंतन प्रक्रिया। ये चिंतन प्रक्रिया जो है दोस्तों, ये शैशवावस्था में नहीं होती है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है आज्ञाकारिता। आज्ञाकारिता ही दोस्तों विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है। इससे उसके आचरण ज्ञान का भी पता लग जाता है। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस स्तर के बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। तो वो होता है दोस्तों किशोरावस्था। किशोरावस्था में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि विकास शुरू होता है। तो याद रखिएगा विकास कब से शुरू होता है। तो दोस्तों प्रसव पूर्व अवस्था से ही विकास शुरू हो जाता है और मृत्युपर्यंत चलता रहता है। जब भ्रूण में होता है बीज अवस्था में, तभी से इसका विकास शुरू हो जाता है। अगला है कि पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है क्या कहलाता है। तो वो कहलाता है समावेशन। पियाजे के अधिगम संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जा सकता है, तो वो कहलाता है समावेशन। और अगला क्वेश्चन है कि कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत कथन के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो सही और गलत जहाँ पे मिले वहाँ पे क्या होती है, नैतिक तर्कणा होती है। और अगला क्वेश्चन है कि शिक्षक को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये क्या होते हैं दोस्तों, सामाजिकरण में भी सहायता करते हैं। और अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से डैश डैश के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। तो क्या आकार देते हैं दोस्तों, वो देते हैं शारीरिक गठन का। कि बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य वह बालक कैसा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामान्य बुद्धि बालक। 90 से 110 वाला होता है सामान्य बुद्धि। अगला है कि बच्चे के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के लिए लागू होता है। तो ये सबके लिए दोस्तों सबको पता होगा कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए लागू होता है शिक्षा का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है। तो एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि होती है विकासीय विधि। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है। गार्डनर ने बुद्धि के संबंध में 7 अधिमान निर्धारित किए थे, दिए गए विकल्पों में से कौन सा नहीं है। तो स्थान संबंधी तो होता है और अंतर्वैयक्तिक भी होता है, भाषाई बुद्धि होता है, लेकिन भावात्मक बुद्धि के बारे में गार्डनर ने नहीं बताया, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा भावात्मक बुद्धि। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है, तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि क्या होगी। तो आपको पता होना चाहिए मानसिक आयु कितनी है, 5 है, और गुणे क्या कर देना है, 100 कर देना है, और बटे में क्या है वास्तविक आयु कितनी है, तो 4 है। 4 से अगर भाग कर देंगे 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो 25 पंचे कितनी हो जाएगी, 125 हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 125। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है कि मनोविज्ञान शिक्षा का एक आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है। तो ये दोस्तों कहा है किसने, स्किनर ने, कि शिक्षा जो है मनोविज्ञान शिक्षा का एक आधारभूत विज्ञान है। अगला है कि हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगता है। तो याद रखिएगा वो होती 5 वर्ष। 5 वर्ष में बच्चा हिंदी अक्षरों को पहचानने लगता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि एलेक्सिया है। एलेक्सिया क्या होता है दोस्तों, ये होती है एक पढ़ने की अक्षमता। एलेक्सिया एक पढ़ने संबंधी विकार होता है। अगला क्वेश्चन है कि पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस अवधि तक मानी जाती है। जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है दोस्तों ये मानी जाती है 11 से 15 वर्ष तक। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है
कि गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 माह। अगर 9 माह नहीं दिया है तो दोस्तों क्या होगा, 280 होता है, और कहीं कहीं पर हमको 270 भी लिखा हुआ मिलता है। जो इन तीनों में से मिल जाए तो वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया था। अगला है कि बालक का विकास होता है, तो याद रखिएगा बालक का विकास होता है सिर से पैर की ओर। अगर भ्रूण में बात की जाए तो पहले सिर बनता है, और सिर से क्या होता है दोस्तों, सबसे लास्ट में क्या बनते हैं, पैर बनते हैं। इसलिए बालक का विकास सिर से पैर की ओर होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि विकास का संबंध में गलत कथन है। विकास के संबंध में गलत कथन कौन सा है, तो ये दोस्तों पहला ही कथन गलत है कि विशिष्ट से सामान्य की ओर, यही गलत है। विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, दिशा सिर से पैर की ओर होती है और वर्तुलाकार गति होती है। दोस्तों जो विकास होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, सामान्य से विशिष्ट। यहाँ पे क्या दिया, विशिष्ट से सामान्य, इसीलिए क्या है, यही ऑप्शन गलत है। अगला है कि गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है। गर्भाधान काल की अवस्था कौन सी नहीं है, शैशवावस्था, डिम्बावस्था या बीजकरण। तो दोस्तों गर्भाधान जो जब तक बालक गर्भ में मतलब माँ के पेट में रहता है तब तक देखिए डिम्ब, बीजकरण और भ्रूणावस्था होता है, लेकिन जन्म के बाद की पहली अवस्था को बोलते हैं शैशवावस्था। ये गर्भाधान काल की कोई अवस्था नहीं है, ये तो दोस्तों जन्म के बाद की अवस्था है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि मानव जीवन की मनोभौतिक एकता क्या कहलाती है। मानव जीवन की मनोभौतिक एकता क्या कहलाती है, तो दोस्तों ये कहलाती है मन तथा शरीर का विकास। मन तथा शरीर का विकास जो होता है मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। अगला क्वेश्चन है कि गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है। तो अभी हमने बताया था कि गर्भ में सबसे पहले सिर का निर्माण होता है और सबसे बाद में क्या होता है, पैरों का निर्माण होता है। मतलब इसीलिए सिर से पैर की ओर इसका क्या होता है, विकास माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं। जन्म के समय दोस्तों अगर बात की जाए तो कितनी होती हैं, 270 होती हैं, जो धीरे धीरे वयस्क अवस्था तक घट के कितनी रह जाती हैं, 206 रह जाती हैं। अगला है कि बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है। बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है जब कितने माह का होता है, 3 माह। 3 माह का जो बालक होता है अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कि बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है। जब बालक का जन्म होता है तो उस समय उसके मस्तिष्क का भार कितना होता है, वो होता है 350 ग्राम, याद रखिएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि कल्पना जगत में विचरण कब होता है। तो कल्पना जगत में विचरण दोस्तों होता है 2 अवस्थाओं में। पहला होता है शैशवावस्था व किशोरावस्था। दोनों अवस्थाओं में बच्चा जो होता है कल्पना जगत में विचरण करता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि बालक मुख्य रंगों की पहचान कब कर लेता है। बालक मुख्य रंगों की पहचान कब कर लेता है, ये कर लेता है दोस्तों 5 वर्ष की अवस्था में, कि लाल रंग, पीला रंग और इन रंगों को क्या करता है, मुख्य रंगों को पहचानने लगता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें। अगला क्वेश्चन है कि छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना, यह कार्य किस अवस्था में होता है। छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना, यह किस अवस्था का कार्य है, तो ये होता है दोस्तों शैशवा अवस्था। शैशवा अवस्था कब कहाँ से कहाँ तक रहती है दोस्तों, ये रहती है 0 से 2 वर्ष तक। इसमें बालक छोटे छोटे वाक्य बोलता है तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना सीखता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है। देखिए जो प्रकाश होता है, अगर प्रकाश की ओर सबसे पहले बालक आकर्षित होता है, सबको पता होना चाहिए। जैसे बालक अगर पड़ा है, कोई भी बल्ब टांग दो तो उसकी नज़र क्या हो जाएगी, बल्ब की तरफ ही जाएगी, अपनी पलक भी नहीं झपकाएगा। तो इसलिए क्या है, सबसे पहले किसकी ओर आकर्षित होता है, प्रकाश की ओर आकर्षित होता है। अगला क्वेश्चन है कि बालक की जिज्ञासा को क्या किया जाना चाहिए। अगर कोई बालक की जिज्ञासा है किसी के बारे में जानने की, तो क्या है, टीचर का फर्ज बनता है कि उसकी जिज्ञासा को शांत करे।
अगला क्वेश्चन है कि भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई। भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखिएगा, भारत में बाल विकास की शुरुआत 1930 में हुई थी। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 कि किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है, वह निम्न में से कौन सी है? तो किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? तो रुचियों का पड़ता है, आवश्यकताओं का पड़ता है, असुरक्षा का नहीं पड़ता है और अभिव्यक्ति का भी पड़ता है। क्योंकि दोस्तों किशोरावस्था में बालक अपनी सुरक्षा स्वयं कर लेता है, इसलिए इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, पर रुचियाँ, आवश्यकता या अभिव्यक्ति का पड़ता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा असुरक्षा। अगला क्वेश्चन है कि किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से कौन सी है? किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है। क्या होती है दोस्तों? वो होती है आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। आधारहीन आत्मचेतना अवस्था जो होती है ये किशोर अवस्था से क्या होती है? संबंधित होती है। अगला क्वेश्चन है कि विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन किसका है? विकास व्यक्ति में निम्न विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन किसका है दोस्तों? तो याद रखिएगा ये कथन है हरलॉक का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि किशोर अवस्था का एक नया जन्म है। किशोर अवस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों किशोर अवस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, यह कथन किसका है? तो ये कथन होता है दोस्तों स्टैनली हॉल का। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है किशोर अवस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है, यह परिभाषा देने वाले कौन है? किशोर अवस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है, यह परिभाषा देने वाले कौन थे दोस्तों? वो थे जीन पियाजे। जीन पियाजे ने ही किशोरावस्था को आदर्शों की अवस्था कहा है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था कहा है, साथ ही जीवन की सामान्य समायोजन भी बताया है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि मानसिक विकास का संबंध नहीं है। मानसिक विकास का संबंध किससे नहीं है? शिक्षार्थियों, वजन, ऊंचाई, तार्किक एवं निर्णय, स्मृति का विकास, अवबोध की क्षमता। तो देखिए जो मानसिक विकास का संबंध नहीं होता वो शिक्षार्थी के वजन एवं ऊंचाई से कोई संबंध नहीं होता, लेना देना नहीं होता। जैसे कोई छात्र मोटा है, लंबा है, तो उसका बुद्धि से कोई लेना देना नहीं होता है। अगला है कि मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम कब होती है? तो वो होती है दोस्तों प्रौढ़ा अवस्था में। हड्डियों की सबसे कम संख्या कितनी होती है दोस्तों? सबको पता है 206 होती हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि किशोरावस्था की प्रमुख समस्या क्या है? किशोरावस्था की जो प्रमुख समस्या होती वो होती समायोजन की, क्योंकि दोस्तों वो अपने विचारों के अनुसार चलता है लेकिन हकीकत में कुछ और होता है, इसीलिए वो समायोजन नहीं कर पाता है। दोस्तों ये समायोजन मतलब किशोरावस्था की एक प्रमुख समस्या है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है, यह कथन किसका है? किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है, यह कथन दोस्तों है स्टैनली हॉल का। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं। तो जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? 4 अवस्थाएं हैं। आप लोग जरूर कमेंट करिएगा कि कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। अगला क्वेश्चन है कि एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत अधिक सशक्त भी हो सकता है, जो दोष भावनाओं की ओर ले जाता है? तो दोस्तों ये अवस्था होती है 3 से 6 वर्ष तक का, जिसको बोलते हैं पहल बनाम दोष अवस्था। इस अवस्था में क्या होता है? बालक सबसे अधिक पहल करता है लेकिन बहुत अधिक सशक्त भी हो सकता है, जो भावनाओं की ओर, जो दोष भावनाओं की ओर ले जाता है। तो अवस्था होती है 3 से 6 वर्ष तक की, जिसको बोलते हैं पहल बनाम दोष अवस्था। अगला क्वेश्चन है कि मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। तो मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक परिवार का वातावरण तो सबसे पहले प्रभावित करता है, ये तो सही है। यहाँ पे पूछा है नहीं है, तो याद रखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा? धार्मिक वातावरण। धार्मिक वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बाद बाकी परिवार की सामाजिक स्थिति इसका भी पड़ता है, परिवार की आर्थिक स्थिति भी पड़ता है,
धार्मिक वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला है कि नैतिक तर्क की अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया है? तो नैतिक तर्क की अवस्था का सिद्धांत स्पष्ट करने वाली थी कोहलबर्ग। तो याद रखिएगा, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? तो वो दिया दोस्तों कोहलबर्ग ने दिया है। अगला क्वेश्चन है कि वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया है? तो वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर करने वाले थे ग्रेगर जॉन मेंडल। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? तो ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण कौन सा नहीं है? तो वो होता है दोस्तों आसानी से चिढ़ने वाला। ये दोस्तों कोई भी लक्षण नहीं, कुछ मिजाज होना चाहिए, सामाजिक भी होना चाहिए, उच्च ऊर्जा स्तर भी होना चाहिए, लेकिन आसानी से चिढ़ने वाला नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि किशोरावस्था प्रारंभ होती है। किशोरावस्था दोस्तों कब से प्रारंभ होती है? तो दोस्तों ये प्रारंभ होती है 12 वर्ष की आयु से, जो चलती है कितनी आयु तक? 18 वर्ष की आयु तक चलती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि पूर्णतः प्रकारशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया? पूर्णतः प्रकारशील व्यक्ति का संप्रत्यय देने वाले थे कार्ल रोजर्स। कार्ल रोजर्स ने दोस्तों पूर्णतः प्रकारशील व्यक्ति का संप्रत्यय दिया था। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 कि निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्थैर्य के विकास को समझने में सहायता की? तो निम्न में से किसने बच्चों में स्थैर्य विकास के समझने में सहायता की थी? तो वो थे दोस्तों जीन पियाजे। जीन पियाजे ने बच्चों में स्थैर्य विकास के समझने में सहायता की थी। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 कि बच्चे सूर्य के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है। यह कथन बालक की किस लक्षण की ओर इंगित करता है? तो याद रखिएगा, जैसे कोई बच्चा है यहाँ पे खड़ा है और ये सूर्य है, तो ये बच्चा जैसे जैसे चलता है तो सूर्य भी आगे बढ़ते हुए मालूम पड़ रहा है, चल रहा है। तो बच्चा भी सोचता है कि सूर्य ये हमारे साथ चलता है, इसका मतलब वो क्या कर रहा है दोस्तों? सजीव चिंतन कर रहा है। अगला क्वेश्चन है कि किसने यह दावा किया है कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? तो ये दोस्तों दावा किया था नोम चॉम्स्की ने कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जो होते हैं जन्मजात होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 46 कि फ्रायड के अनुसार निम्न में से कौन सा विकास अवस्था में बच्चे का ध्यान जनांगों की तरफ जाता है? तो वो होती है दोस्तों लैंगिक अवस्था। इसमें जो बच्चे का ध्यान होता है जनांगों की तरफ जाता है। अगला है कि निम्न में से कौन सा बच्चों हेतु वेस्लर बुद्धि मापनी की एक निष्पादन मापनी है? तो वो होती है दोस्तों चित्रपूर्ति। चित्रपूर्ति जो होती है वेस्लर बुद्धि मापने की एक निष्पादन मापनी होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बाल मनोविज्ञान का डैश डैश सिद्धांत प्रारंभ के 4 वर्षों के अनुभवों पर आधारित होता है। दोस्तों ये होता है मनोविश्लेषक सिद्धांत के अनुसार 4 से 5 वर्षों के अनुभवों पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन है कि ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसकी पुस्तक है दोस्तों? ये पुस्तक है डार्विन की। डार्विन ने ए बायोलॉजिकल स्केच ऑफ इन्फेंट नामक पुस्तक लिखी है। अगला क्वेश्चन है कि मानकीकृत परीक्षण का अर्थ क्या है? तो मानकीकृत परीक्षण का अर्थ होता है विश्वसनीयता, वैधता, मानक। ये सभी दोस्तों गुण किसमें होते हैं? मानकीकृत परीक्षण में होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि बाल विकास के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। यह कथन दोस्तों किसका है? तो याद रखिएगा ये कथन है स्किनर का। स्किनर के अनुसार बाल विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। अगला है कि व्यक्तित्व का विकास की अवस्था है। व्यक्तित्व विकास की अवस्था होती है दोस्तों किसके अनुसार? अधिगम एवं वृद्धि के साथ व्यक्तित्व विकास की अवस्था होती है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि विकास में वृद्धि से तात्पर्य क्या होता है? विकास में वृद्धि से तात्पर्य होता है आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। आकार, सोच, समझ और कौशलों में वृद्धि से तात्पर्य होता है विकास में वृद्धि। अगला है कि तनाव और क्रोध की अवस्था कौन सी होती है? तो तनाव और क्रोध की अवस्था कौन सी होती है स्टेनले हॉल के अनुसार? ये होती है किशोरा अवस्था। अगला क्वेश्चन है
कि बालक का विकास परिणाम होता है। तो सबको पता है कि जो बालक का विकास होता है इस पर वातावरण का भी प्रभाव होता है, और दोस्तों किसका, परिवार, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का क्या होता है, परिणाम होता है बालक का विकास। इसलिए वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया। अगला है कि शारीरिक विकास का क्षेत्र कौन सा है। तो शारीरिक विकास का क्षेत्र दोस्तों चारों विकल्प में से कौन सा होता है, वो होता है स्नायु मंडल। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि श्याम पट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है। जैसे कोई टीचर श्याम पट्ट पर लिख रहा है तो सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, तो याद रखिएगा वो होती है अच्छी लिखावट। यदि टीचर स्पष्ट एवं अच्छा लिखिएगा तो इससे बच्चों को समझने में एक्स्ट्रा ध्यान नहीं देना पड़ेगा। इसलिए टीचर को फोकस करना चाहिए कि घसीटा मार के नहीं, बिल्कुल अच्छा और स्पष्ट लिखे। अगला क्वेश्चन है कि शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि दोस्तों शारीरिक और गत्यात्मक विकास होता है इससे बालक का, इसलिए शरीर के आकार में वृद्धि होती है। अगला है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की संवेदीगामक क्रियात्मक अवस्था कौन सी होती है, तो ये होती है दोस्तों जन्म से 2 वर्ष तक। इसको बोलते हैं संवेदी क्रियात्मक अवस्था। ये दोस्तों जीन पियाजे के जो 4 अवस्थाएँ थी उसमें ये कौन सी है, ये पहली अवस्था है। ठीक है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो निम्न में से कौन सा कथन है, तो याद रखिएगा लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं, ये भी नहीं है। बुद्धि का लिंग से कोई संबंध नहीं है, तो ये हमारा सही है। बुद्धि का लिंग से कोई संबंध नहीं होता है। लड़का भी बुद्धिमान हो सकता है और लड़की भी बुद्धिमान हो सकती है। अगला क्वेश्चन है कि परामर्श का उद्देश्य क्या है। तो परामर्श का उद्देश्य कौन सा है, तो याद रखिएगा बच्चों को समझाना, बच्चों की कमियों के कारण पता लगाना, बच्चों के समायोजन को सहायता करना। तो परामर्श का उद्देश्य जो होता है इनमें से सभी होता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग कौन सा है। बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग होता है कि शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना नैतिकता की स्थापना का सर्वोत्तम मार्ग है। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था। क्यों दोस्तों, इन्होंने किंडरगार्टन का क्या किया था, विकास किया था, इसलिए इनका सिद्धांत मतलब महत्वपूर्ण योगदान था किसमें, किंडरगार्टन के विकास में। अगला है कि एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों को बढ़ावा देता है। कैसे बढ़ावा देता है दोस्तों, सहयोग की भावना का बढ़ावा देता है एक अच्छा अध्यापक। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है। शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। बच्चे का सर्वांगीण विकास करना एक शिक्षक का महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। अगला है कि डैश डैश तथा की विशिष्ट अन्योन्य क्रियाओं के परिणाम स्वरूप विकास विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, वंशानुक्रम और वातावरण। वंशानुक्रम तथा वातावरण की विशिष्ट अन्योन्य क्रियाओं के परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 कि भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए आईटी स्कूल योजना वर्ष में शुरू की गई थी। तो इस कंप्यूटर आधारित शिक्षण भारत में आईटी स्कूल योजना किस वर्ष, तो दोस्तों ये शुरू की गई थी 2004 में। उसी समय दोस्तों कस्तूरबा गांधी विद्यालय भी खोले गए थे ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाओं को शिक्षित करने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि 6 से 14 वर्ष के बीच के आयु के बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान वर्ष डैश में शुरू किया गया। तो दोस्तों 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए एक सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम चालू किया गया था। किस सन में दोस्तों, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए वर्ष था दोस्तों सन 2001। इससे क्या होता है, सभी को क्या करना था, शिक्षित करना था। जो पिछड़े परिवार या किसी समस्या से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं तो उनको सबको प्रेरित करके स्कूल में भेजना। अगला है कि स्तरीय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए एक पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष में निकाला गया था। तो निकाला गया था 1998 में कि स्तरीय शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद द्वारा
वर्ष 1998 में निकाला गया था। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करता है। तो निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव जो होता है शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करता है, तो वो होता है दोस्तों शिक्षक की विषय की समझ। शिक्षक को विषय की समझ जो होता है ये क्या होता है दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करता है। अगला है कि शिक्षक निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करता है। किसके लिए दोस्तों सहायक सामग्री का निर्माण करता है, तो याद रखिएगा ये होता है शिक्षण को रोचक बनाने के लिए शिक्षण संबंधी सहायक सामग्री का उपयोग करता है। अगला क्वेश्चन है कि यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता अभिभावक आकर शिक्षक से नहीं मिलते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। जैसे कोई भी मीटिंग रखी जाती है, यदि किसी बच्चे के गार्जियन स्कूल नहीं आते हैं तो टीचर का फर्ज बनता है कि उनसे जाकर संपर्क करे। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73 कि किसी पठन सामग्री को एक रूप में पढ़ना डैश डैश पढ़ाई के रूप में जाना जाता है। तो याद रखिएगा किसी पठन सामग्री को एक रूप में पढ़ना बंटित, समूहित या अंतर्लित, तो इनमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट है, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है कि पाठ्यचर्या निर्माण को कार्य माना जाता है। पाठ्यचर्या निर्माण को कार्य माना जाता है, क्या कार्य माना जाता है, तो दोस्तों ये माना जाता है एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य। एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य को माना जाता है पाठ्यचर्या निर्माण का कार्य। अगला क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए। कोई भी विद्यार्थी है उसकी प्रशंसा कहाँ पर की जानी चाहिए, तो याद रखिएगा ये की जानी चाहिए लोगों के बीच में। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76 कि निम्नलिखित में से क्या उस खांचे या रेंज को सूचित करता है जिसके भीतर किसी योग्यता या गुण के लिए किसी व्यक्ति के प्रवीणता स्तर को फैसला किया जाता है। तो वो होता है दोस्तों ग्रेड। जैसे पहले नंबर मिलते थे 30-100 में, मतलब 33 पे पास किया जाता था, लेकिन अब मिलता है ग्रेड। अब ग्रेड के अनुसार उसकी योग्यता को निर्धारित किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का डैश डैश हिस्सा दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। तो दोस्तों कितना 85% हिस्सा जो होता है हमारी पढ़ाई का वो श्रवण और दृश्य माध्यम से ग्रहण किया जाता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि वर्ग कक्षा के माहौल में एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित और मजबूत करने के अधिकार को निश्चयात्मक अनुशासन को क्या करता है दोस्तों, बढ़ावा देता है। एक कक्षा में जो सकारात्मक पढ़ाई का वातावरण स्थापित और मजबूत करने के लिए निश्चयात्मक अनुशासन क्या करता है, बढ़ावा देता है, ये पॉजिटिव है। इसके लिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि जब किसी शिक्षक पर प्राधिकारी हावी होते हैं या अन्य कार्य करने के लिए विवश किया जाता है तो उसकी क्षमता क्या होती है। तो याद रखिएगा जब शिक्षक पर कोई प्राधिकारी हावी होता है या उसे शिक्षण के अलावा कोई दूसरा कार्य बता दिया जाता है तो उसकी क्षमता क्या होती है दोस्तों, घट जाती है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए क्या होता है दोस्तों, सतत मूल्यांकन, मतलब लगातार साप्ताहिक या डेली ऐसे मूल्यांकन को क्या होता है करना चाहिए, जिससे होता है छात्रों के मूल्यांकन का सही प्रयोग हो जाता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए जब वह क्या करता हो, एक आदर्श जीवन जीता हो, निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करता हो, प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने में सक्षम हो। तो क्या होता है दोस्तों, शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए। अगला है कि निम्नलिखित में से किसे आप अधिगम की सबसे उपयुक्त उचित परिभाषा मानेंगे। तो दोस्तों इन विकल्पों में से कोई भी सही नहीं है, इसलिए इनमें से कोई नहीं विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से हुनर कैसे सीखता है। कोई भी व्यक्ति अगर कार्य सीखता है तो क्या कैसे सीखेगा, वो खुद करके ही सीख सकता है, खुद करेगा तभी वो सीख सकता है। अगला है कि वर्णमाला की पहचान कब कर सकता है। तो वर्णमाला की पहचान कब शुरू की जाती है बच्चे में, वो होती 3 वर्ष में, याद रखिएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वह क्या करे दोस्तों, विद्यार्थियों के सभी पक्षों को क्या करे,
ध्यान दें। एक विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने के लिए अध्यापक को चाहिए कहा वह विद्यार्थियों के सभी पक्षों को ध्यान में रखे, ये टीचर का फर्ज बनता है। अगला है कि शब्द आइडेंटिकल एलिमेंट्स। शब्द आइडेंटिकल एलिमेंट्स मतलब इसका अर्थ होता है समान तत्व निम्न में से गहन संबंध रखता है किसके साथ? अधिगम स्थानांतरण। अधिगम स्थानांतरण में दोस्तों आइडेंटिकल एलिमेंट्स मतलब समान तत्व गहन संबंध रखता है। अगला है कि स्फूर्ति अवस्था कहलाता है। स्फूर्ति अवस्था दोस्तों कहलाती है कौन सी अवस्था? ये होती है बाल्यावस्था। इस अवस्था में बच्चे में बिल्कुल भी आलस्य नहीं होता है, इसलिए इसको स्फूर्ति अवस्था भी कहा जाता है। अगला है कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा है? तो दोस्तों ये कहा है रोनाल्ड रास ने कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। अगला है कि संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन किसका है? दोस्तों संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी यह कथन है दोस्तों मानसिक विकास का है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो विकास रेखीय होता है, ये दोस्तों सत्य नहीं है। क्यों? और अन्य विकल्प ये है कि विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया, ये भी सही है। विकास रेखीय नहीं होता है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ये भी सही है। विकास पूर्वानुमेय भी होता है। अगला है कि शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या होता है? शारीरिक विकास का क्षेत्र होता है स्नायुमंडल, मांसपेशियों में वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये सभी होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का निकाय नहीं है? तो निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का निकाय नहीं है? तो याद रखिएगा वो होता है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा वंशानुक्रम का निकाय नहीं है। अगला है कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह कथन किसका है? तो 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह कथन होता है दोस्तों क्रो एंड क्रो का। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि इस अवस्था को मिथ्या पक्वता का समय भी कहा जाता है। किस अवस्था को मिथ्या पक्वता का समय भी कहा जाता है? तो वो होती दोस्तों बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को मिथ्या पक्वता का समय भी कहा जाता है। अगला है कि शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। तो शैशवावस्था की कौन सी विशेषता नहीं होती? तो वो होता है दोस्तों नैतिकता का होना। ये अवस्था जो होती है शैशवावस्था, इसमें बालक के अंदर बिल्कुल भी नैतिकता नहीं होती है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि जिसे भूख लगती है तो रोता है, प्यास लगती है तब भी रोता है, कुछ जिसे उसके हाव भाव से ही समझा सकता है, बाद बाकी अन्य उसमें कोई विचार नहीं देता है वो। अगला है कि शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। तो दोस्तों चिंतन प्रक्रिया, शैशवावस्था में बच्चा चिंतन प्रक्रिया में नहीं होता है, क्योंकि चिंतन कर ही नहीं सकता है। सीखने की तीव्रता भी होती है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति भी होती है, और वो अनुकरण के द्वारा सीखता भी है, लेकिन चिंतन प्रक्रिया नहीं करता है। अगला है कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? तो दोस्तों विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, ये कथन किसका है? तो याद रखिएगा ये हर्लॉग का कथन है कि विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। अगला है कि बिग व हैट की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप में व्यक्त करने वाला शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और कैसा है? मनोवैज्ञानिक होता है। ये दोस्तों यहाँ पे क्या भरा जाएगा? बिग व हैट। ये दोस्तों किसकी विशेषताएं हैं? किशोरावस्था की विशेषताओं के रूप में व्यक्त करने वाला एक शब्द है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि मानव विकास के संबंध में क्या है क्वेश्चन? कि मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्न में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? तो कौन सा विकास सिद्धांत जो है सिद्धांत नहीं है? तो वो होता है दोस्तों प्रतिवर्ती। प्रतिवर्ती जो है मानव विकास का कोई सिद्धांत नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100 है कि निचली कक्षाओं में खेल पद्धति के मूल रूप से आधारित होता है। निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से किस पर आधारित होता है? तो दोस्तों ये आधारित होता है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर क्या होता है? खेल पद्धति आधारित होता है। दोस्तों अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आ रहे हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें।
और अगला क्वेश्चन है कि बालक का विकास परिणाम होता है। तो बालक का विकास दोस्तों किसका परिणाम होता है? तो याद रखिएगा, जो बालक का विकास होता है ये वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये किससे संबंधित है कि विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये जीवन पर्यंत चलने वाली क्रिया होती है। तो दोस्तों इसको कहते हैं निरंतरता का सिद्धांत। ये जो सीखना है दोस्तों ये ज़िंदगी भर चलता रहता है। अगला क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे में भिन्न होते हैं। तो व्यक्तिगत शिक्षार्थी जो होते हैं दोस्तों किसमें भिन्न होते हैं दूसरे से? वो भिन्न होते हैं विकास की दर में। विकास की दर में उनमें क्या होती है दोस्तों? भिन्नता पाई जाती है। बाद बाकी क्या होता है? बुद्धि एवं विकास के सिद्धांत, तो इनसे कोई लेना देना नहीं होता है। अगला है कि लॉरेंस कोहल वर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। तो लॉरेंस कोहल वर्ग ने विकास के क्षेत्र में किसका शोध किया था दोस्तों? इन्होंने बताया था कि विकास जो होता है नैतिक विकास का सिद्धांत होता है। पहले नैतिकता आती है, याद रखिएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन संवेग से है? तो मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध दोस्तों किस संवेग से होता है? तो याद रखिएगा, जिज्ञासा का होता है आश्चर्य से। जो दोस्तों मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत बताए थे उसमें जिज्ञासा का संवेग कौन सा संवेग होता है? तो वो आश्चर्य से संबंधित होता है। अगला है कि एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम होता है? तो याद रखिएगा, एक अध्यापक की दृष्टि से कौन सा कथन सर्वोत्तम हो सकता है? तो ये कथन हो सकता है कि प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। ये दोस्तों एक अध्यापक की दृष्टि से सर्वोत्तम कथन होता है। अगला है कि मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है। तो मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है, तो याद रखिएगा ये केवल एक कोष होता है, दो कोष नहीं, कई कोष नहीं दोस्तों, केवल एक कोष होता है। मनुष्य का जीवन घटित होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित प्रयोग में क्या होता है? शक्ति और गति से संबंधित होता है। गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा उनके पैरों के उचित प्रयोग से क्या होता है? शक्ति तथा गति संबंधित होती है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि डैश की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्णतः विकसित हो जाती हैं। तो दोस्तों वो होती है 8 से 9 वर्ष की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां क्या होती हैं? पूर्ण रूप से विकसित हो जाती हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि इस अवस्था में बालक में नई खोज करने की और घूमने की मूल प्रवृत्ति अधिक बढ़ जाती है। किस अवस्था में दोस्तों? वो होती है उत्तर बाल्यावस्था में। इस अवस्था में बालकों में क्या होता है? नई खोज करने और उनकी घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। तो तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास कब होता है? तो दोस्तों ये प्रारंभ हो जाता है 11 वर्ष की अवस्था से प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना भाग होता है। ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना किसका भाग होता है? तो याद रखिएगा ये होता है संवेगात्मक विकास का होता है। ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना भाग होता है किसका? संवेगात्मक विकास का होता है। अगला है कि बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता कौन है? बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता कौन दोस्तों? वो हैं अल्फ्रेड बिने। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रतिबिंब अवधारणा प्रतीक संकेत भाषा शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित होती है किसमें दोस्तों? ये होती है मानसिक मतलब विचारात्मक प्रक्रिया से होता है। किसका दोस्तों? प्रतिबिंब अवधारणा प्रतीक संकेत एवं भाषा शारीरिक क्रिया तो मानसिक क्रिया किसमें अंतर्निहित होती है? तो ये निहित होती दोस्तों विचारात्मक प्रक्रिया से। अगला क्वेश्चन है कि छोटा शिशु खिलौनों तथा अन्य वस्तुओं को फेंककर उसके भागों को अलग करके किस भाव को दर्शाता है? तो दोस्तों वो जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है, वो उसके बारे में जानने की कोशिश करता है, इसलिए क्या होता है इसमें दोस्तों? जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है। अगला है कि शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि दोस्तों शरीर और क्या होता है इसमें? गत्यात्मक विकास होता है, इसलिए शरीर के आकार में वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? तो समस्या समाधान की
वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण क्या होता है दोस्तों? वो होता है समस्या के प्रति जागरूकता। तो यदि कोई भी समस्या है, आप उसके प्रति कितने जागरूक हैं, ये दोस्तों उसका क्या होता है? पहला चरण है। आप जितना जागरूक होगे, समस्या उतनी आसानी से सॉल्व हो जाएगी। अगला है कि वृद्धि का संबंध किससे है? तो वृद्धि का दोस्तों अगर देखा जाए तो वृद्धि का संबंध होता है, इसका बुद्धि से नहीं दोस्तों, आकार व भार से होता है वृद्धि का संबंध। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है किशोरावस्था की अवधि है। ये क्वेश्चन सबको पता होगा। किशोरावस्था की अवधि क्या होती है? तो ये होती है दोस्तों, यहाँ पर 12 से 19 दिया है, वैसे ज़्यादातर क्या लिखा होता है? 12 से 18 वर्ष लिखा होता है, याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वंशक्रम संबंधी नियम है। तो वंशक्रम से संबंधी नियम क्या होता है दोस्तों? समानता का नियम होता है वंशक्रम से संबंधी नियम। जैसे देखा होगा कि पिता की भांति हमको कुछ पुत्र में भी लक्षण देखने को मिलते हैं। टोटल 100% तो नहीं दोस्तों, लेकिन ज़्यादातर पिता के ही गुण विद्यमान होते हैं, इसलिए कौन सा नियम होता है? समानता का नियम होता है। अगला है कि वृद्धि एवं विकास में क्या संबंध है? तो वृद्धि एवं विकास दोस्तों क्या है? दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगला है कि बालक के विकास का सही क्रम क्या है? तो बालक के विकास का सही क्रम क्या होता है दोस्तों? बाल्यावस्था होता है, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि विकास में वृद्धि से तात्पर्य क्या है? विकास में वृद्धि से तात्पर्य होता है आकार, सोच, समझ और कौशलों में वृद्धि। विकास में वृद्धि से तात्पर्य होता है कि सभी में क्या होता है? वृद्धि होती है, आकार, सोच, समझ और कौशलों में वृद्धि को ही विकास में वृद्धि कहा जाता है। अगला कि शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या होता है? तो 4 विकल्पों में जो स्नायु मंडल होता है, इसका दोस्तों क्या होता है? शारीरिक विकास के अंतर्गत आता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान सामान्यतः मानव डैश डैश से संबंधित होता है। तो किससे संबंधित होता है मनोविज्ञान? भावनाओं, विचारों, आचरण। तो याद रखिएगा, इन सभी से संबंधित होता है मनोविज्ञान सामान्य मानव। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा को किसी व्यक्ति की अपनी ज़िंदगी डैश डैश बनाने में सक्षम होने वाली होती है। तो याद रखिएगा, सभी संबंधित महत्वपूर्ण के लिए क्या होता है? सक्षम बनाने के लिए क्या होता है कि शिक्षा को किसी व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी सभी संबंधित महत्वपूर्ण बनाने में, मतलब सभी महत्वपूर्ण कार्य जो होता है बनाने में सक्षम होती है। अगला है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्ति के या की जो भी हो, तो दोस्तों किसके के विकास के से होता है दोस्तों? शिक्षा का विकास होता है दोस्तों किसके माध्यम से? अगर शिक्षित व्यक्ति है तो उसके क्या होता है? व्यक्तित्व का विकास होता है। व्यक्तित्व का विकास दोस्तों किसके माध्यम से? शिक्षा के माध्यम से ही संभव हो सकता है। अगला है कि एक अच्छी उपलब्धि जांच तक एक अभिलक्षण निम्न में से क्या नहीं है? एक अच्छी उपलब्धि जांच का अभिलक्षण निम्न में से क्या नहीं? तो कौन सा होता है दोस्तों? द्विअर्थकता। द्विअर्थकता दोस्तों क्या है? एक अच्छी उपलब्धि की जांच का एक अभिलक्षण नहीं, बाद बाकी विद्यमान, विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता ये सभी होते हैं। अगला है कि बच्चे का पहला शिक्षक कौन होता है? तो बच्चे का पहला शिक्षक कौन होता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, बच्चे का जो पहला शिक्षक होता है वो होते हैं माता और पिता। अगला है कि निम्न में से किस एक प्रोजेक्ट सहायता सामग्री नहीं माना जाएगा? तो कौन सा है दोस्तों प्रोजेक्ट सहायता सामग्री नहीं माना जाता है? ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड जो होता है एक प्रोजेक्ट सहायता सामग्री नहीं होता है। बाद बाकी स्लाइड प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर और ऑडियो स्कोप ये सभी क्या है? एक प्रोजेक्ट सहायता सामग्री होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एक अनुसंधान से पता चलता है कि डैश डैश की सीखने की प्रक्रिया में एक प्रबल चर है, संभवतः योग्यता से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण चर क्या होता है दोस्तों? तो वो होता है दोस्तों अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा की दोस्तों क्या होता है? सीखने की क्रिया में एक प्रबल चर होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एक स्कूल पुस्तकालय डैश डैश की एक शैक्षणिक तंत्र है। तो दोस्तों स्कूल जो होता है एक विचारणीय मूल्य का एक शैक्षणिक तंत्र होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से एक सहभागिता और समूह सिखाने के अभ्यास को क्या कहा जाता है? तो इसको दोस्तों क्या किया जाना चाहिए? इसको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।